तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि वेंटिलेशन के लिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ वेंटिलेशन, हॉलेज, पंपिंग एंड सुपरविजन द टू सीम्स shall be interconnected by necessary number of staple pits, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट या फिर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों, स्टेपल पिट और ड्रिफ्ट दोनों। अच्छा, अब यहां पे सवाल उठता है, वो क्या बोलना क्या चाह रहा है कि दो सीम्स को हम क्या करते हैं, दो सीम्स को इस प्रकार से, दो सीम हो गई, एक ऊपर एक नीचे, इन दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट किस लिए कर रहे हैं कि भाई मुझे वेंटिलेशन मेंटेन करके रखना है अपनी माइंस का, या हॉलेज या पंपिंग कुछ भी, या सुपरविजन कुछ भी करने के लिए। ठीक है, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पे दो बात की मेन क्या है कि भाई दो सीम्स को कनेक्ट करना है ना, एक अपर सीम एक लोअर सीम। तो उसके लिए मैं किस चीज का ड्राइवेज करूंगा, स्टेपल पिट का करूंगा कि क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट का करूंगा या ड्रिफ्ट बस का करूंगा। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो आपका स्टेपल पिट है, स्टेपल पिट क्या होता है, ये एक ऐसा वर्टिकल शाफ्ट है। स्टेपल पिट क्या है, इट इज अ वर्टिकल शाफ्ट। क्या ये एक ऐसा वर्टिकल शाफ्ट है जिसका मेन काम ये होता है कि अंडरग्राउंड रोडवे को, है ना, अंडरग्राउंड रोडवे को जो है तो कनेक्ट करता है, दो अंडरग्राउंड रोडवे को कनेक्ट करता है। जैसे कि ये एक अंडरग्राउंड रोडवे हो गया और एक अंडरग्राउंड रोडवे ये हो गया, इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, स्टेपल पिट का होता है। अब स्टेपल पिट एक ऐसा शाफ्ट है, वर्टिकल शाफ्ट है, तो शाफ्ट अगर बोले तो आप ये मत सोचना कि ये सरफेस तक जाएगा। ये कहां तक जाता है, ये मान लीजिए आपका सरफेस हो गया, सरफेस हो गया, और यहां पे अंडरग्राउंड में एक रोडवे हो गया, एक ये इस टाइप से एक रोडवे नीचे हो गया, ये देखो, इसको बोलते हैं, ये जो आपने शाफ्ट बनाया है इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं अपन स्टेपल पिट। ये सरफेस तक नहीं जाता। ठीक है, जनरली शाफ्ट जो है सरफेस तक बने होते हैं, लेकिन ये सरफेस तक नहीं जाता, तो इसको बोलते हैं स्टेपल पिट। क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट क्या होता है, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट क्या होता है आपका, ये हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड रोडवे है। ये कैसा रोडवे है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड रोडवे, ये शाफ्ट नहीं है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि एकदम ऐसा सीधा सीधा जाएगा, एक रोडवे हो गया, ये तो हॉरिजॉन्टल रोडवे हो गया, तो ये सीधा सीधा जाता है, और ये ओर बॉडी के अंदर होता है। मतलब बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी किसकी है, मेटल माइंस की टर्मिनोलॉजी है। ये ओर बॉडी के अंदर होता है ना, और ये हैंगबॉल और फुटबॉल के बीच में होता है, हैंगबॉल और फुटबॉल के बीच में होता है आपका क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट, अंडरग्राउंड रोडवे है। और उसके बाद आता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, एक ऐसी रोडवे स्टोन में जो कि दो या दो से अधिक कोल सीम्स को कनेक्ट करती है। सेम टू सेम आपका इसी के जैसा होता है, बस ये क्या है कि ये दो या दो से अधिक सीम्स को कनेक्ट करने का काम करती है ड्रिफ्ट। ठीक है, अब ड्रिफ्ट के अलावा एक और चीज होती है स्टोन गैलरी। ड्रिफ्ट को कभी कभी किस नाम से भी जाना जाता है, स्टोन गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ड्रिफ्ट को किस नाम से भी जाना जाता है, स्टोन गैलरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि आपका ड्रिफ्ट का एक एंड जो है, जो रोडवे है उसका एक एंड कोयले में होता है और दूसरा एंड जो है तो ब्लाइंड एंड होता है। ठीक है, स्टोन गैलरी कब बोलते हैं कि भाई एक एंड इसका रोडवे कोयले में है और दूसरा एंड आपका ब्लाइंड एंड होता है, वो कहीं भी हो सकता है रॉक में, तो उसको हम स्टोन गैलरी बोल देते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में तो अपन नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मैं ईएमटी में ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी, है ना, मतलब कि स्टेपल पिट और ड्रिफ्ट, जो कि दो या दो से अधिक दो कोल सीम्स को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ड्रिफ्ट हो गया, दो या दो से अधिक कोल सीम्स को जोड़ने में मदद करेगा, वैसे ये स्टेपल पिट हो गया, ये भी एक अंडर वर्टिकल शाफ्ट है जो कि दो अंडरग्राउंड रोडवेज को कनेक्ट करता है ना। तो ये दोनों जो है तो आपका दो सीम्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, स्टेपल पिट और ड्रिफ्ट। क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट जिसको लिखना हो लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड रोडवे, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड रोडवे जो कि विद इन द ओर बॉडी बनाया जाता है, जो कि विद इन द ओर बॉडी बनाया जाता है, मतलब मेटल माइंस की बात कर रहा हूं मैं, हैंग वॉल और फुट वॉल के बीच में, हैंग वॉल और फुट वॉल के बीच में। ठीक है, लिख लोगे? ओके है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत तेजी से तरतराते हुए हमारे सामने आ रहा है। तो पार्टिंग बिटवीन टू सीम्स और सेक्शंस शैल नॉट बी लेस देन डैश मीटर एट एनी प्लेस। देखो क्वेश्चन का आंसर उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, उसके साथ साथ रेगुलेशन नंबर बताओ फटाफट, इसका रेगुलेशन नंबर बताइए कि दो सीम्स और सेक्शंस के बीच की पार्टिंग कभी भी इतने से कम तो नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात बोलता है कि देखो आपकी दो कंटिन्यूअस सीम्स हैं, एक ये सीम हो गई और एक ये सीम हो गई, इन दोनों के बीच की पार्टिंग 9 मीटर से कम है, मान लीजिए 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर है इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब 7 मीटर का बीच में क्या भरा हुआ है, पथरा भरा हुआ है, स्टोन या रॉक भरा पड़ा है। ठीक है, अब ये पार्टिंग को आपको खत्म कर, आपको मतलब क्या करना है, यहाँ पे एक्सकवेशन करना है। अब मान लीजिए जब आपने एक्सकवेशन किया तो यहाँ पे आपने कुछ हद तक ऊपर तक चले गए, है ना, यहाँ तक आपने एक्सकवेशन कर लिया कोल सीम से ऊपर तक, लेकिन ये एक्सकवेशन जो है इन दोनों के बीच का कभी भी, ये जो पार्टिंग है, ये जो बीच में खाली जगह है, ये कभी भी 3 मीटर से कम, 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आप ऊपर लेके जा सकते हो, ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हो, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कभी भी 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डी, जो कि 3 मीटर है। ठीक है, और ये आपको किस रेगुलेशन में दिया हुआ है, चलो रेगुलेशन नंबर बताओ फटाक से, रेगुलेशन नंबर। वेरी गुड। नहीं मेटल से क्वेश्चन नहीं आएगा, वो तो बस एक जनरली ड्रिफ्ट का बात चल रही थी तो क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट डाल दिया ऑप्शन में, मेटल से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा आपका, रेगुलेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, रेगुलेशन नंबर 118, जो कि क्या होता है, मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग जिसमें की बात करता है। और अच्छा ये बताइए, कंटिन्यूअस सीम में काम करने के लिए आपको किसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी, कंटिन्यूअस सीम्स में काम करने के लिए आपको किसके परमिशन की जरूरत पड़ती है, उसकी परमिशन के बिना आप काम नहीं कर सकते हो। है क्या जवाब, है क्या, होगा यार। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। CI, CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ठीक है, कंटिन्यूअस वर्किंग में काम करने के लिए, कंटिन्यूअस सीम्स में काम करने के लिए आपको चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन की जरूरत पड़ती है। ठंडी बहुत है यार, ठंडी बहुत नहीं है, ऐसा लगता है ठंडी ना पड़ेगी। अगला, सॉलिड ब्लास्टिंग में किस टाइप का ड्रिलिंग पैटर्न अडॉप्ट किया जाता है, सॉलिड ब्लास्टिंग में किस टाइप का ड्रिलिंग पैटर्न अडॉप्ट किया जाता है, पिरामिड कट, वेज कट, बर्न कट, कोरोमेंट कट, कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न अडॉप्ट किया जाता है, ये आपको बता चुका हूं। अच्छा दो, एक और बताइएगा दूसरा कौन सा है, यहां ऑप्शन में दिया नहीं है, दूसरा ड्रिलिंग पैटर्न कौन सा है जो कि सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज होता है। वेज कट के अलावा फैन कट, वेरी गुड। वेज कट के अलावा आपका क्या हो जाता है, फैन कट। ठीक है, लुपुर झुपुर करवा दे, हो गया, ये देख कितना शानदार। ठीक है, तो सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन से टाइप की ड्रिलिंग पैटर्न यूज होता है, जनरली कौन सा ड्रिलिंग पैटर्न अडॉप्ट किया जाता है आपका, वेज कट या फिर फैन कट,
है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में भी ये चीज पूछी जाती है। एक बच्चा मेरे से बताया था कि ये पूछा गया था, तो इंटरव्यू में भी कभी कभार ये चीजें पूछी जाती है कि सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन सा कट यूज होता है, वेज कट एंड फैन कट। कोल सीम्स आर नॉर्मली फाउंड इन, कोल सीम्स कैसे पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्म में, इग्नियस रॉक के फॉर्म में, मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में, या फिर किसी भी टाइप का रॉक। चलिए हम पहले इन तीनों को मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। सबसे पहले संसार में आता है जो पत्थर, सबसे पहले संसार में आता है वो आता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या है आपका, लावा से बनता है, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो पत्थर हमें मिलता है वो इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस रॉक अगर मान लीजिए सरफेस पे आ गया, एक तो होता है कि भाई अंदर ही अंदर रह गया, एक होता है सरफेस पे आ गया। अगर इग्नियस रॉक आपका जो पत्थर है, जो सरफेस पे आके बना, लावा सरफेस पे आ गया आपका, ठीक है। तो ये मान लीजिए सरफेस पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही बड़ा सा पहाड़ बन के पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, इसके ऊपर बहुत सारी बारिश होगी, ठीक है। बारिश होगी, बारिश के कारण, हवा चलने के कारण, ठीक है, हवा चलने के कारण ये क्या होगा, ये धीरे धीरे टूटने लगेगा, इसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टूट के बिखरेगा, और साथ में ये बह के भी जाएगा, बह के भी जाएगा कहीं पर भी। अब ये बह के गया कहां पे, एक कोई ऐसी जगह थी, वहां पे ये गया तो अपना डिपॉजिट हो गया, इसकी एक लेयर डिपॉजिट हो गई, कुछ सालों बाद दूसरी दूसरी लेयर डिपॉजिट हो गई, है ना। ये धीरे धीरे यहां से खत्म होता चला जाएगा और यहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाएगा लेयर बाय लेयर, ठीक है। आपका पथरा धीरे धीरे खत्म हो, तो पहले था इग्नियस रॉक, अब क्या हुआ, इग्नियस रॉक आपका खत्म हो चुका है, ये यहां से खत्म हो चुका है, ठीक है। अब कहानी आती है यहां पर, तो ये जो आपको रॉक मिला है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंटरी रॉक। चूंकि हमें ये लेयर्स के फॉर्म में मिलता है भाई, एक बार आके लेयर बस गई, फिर दोबारा कुछ सालों बाद फिर से एक और लेयर बह के आई, वो यहाँ पे सेटल हो गई, फिर दूसरी लेयर आई, वो यहाँ पे सेटल हो गई। इस टाइप से आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। फिर सेडिमेंट्री रॉक अब क्या होता है, ये समय के साथ ये धीरे धीरे क्या होता है, दबता चला जाता है ना। समय के साथ और भी लेयर्स आएंगी जिनके नीचे ये दबता चला जाएगा, और लेयर आई और दब गया, है ना। तो दबने के कारण क्या होता है, ये धीरे धीरे आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर ये झेलता है तब मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसके ऊपर ये जो हमें मिल रहा है, तो ये लेकिन अभी जो टाइम में हमें मिलता है कोयले में, है ना। ये तो बात हुई रॉक्स की। अब बात करते हैं कोयले में किस टाइप का, कोलसीम्स में किस टाइप के पत्थर पाए जाते हैं, कोलसीम्स किस टाइप के पत्थरों में पाई जाती है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स वाले पत्थरों में पाई जाती है। क्योंकि पेड़ पौधे जो है तो बहुत सालों पहले, करोड़ों साल पहले जो है तो यहाँ पे आके ऐसे जम गए हैं पेड़ पौधे, फिर उनकी एक और लेयर आई, फिर उनकी एक और लेयर आई। अच्छा बताइए कौन सी थ्योरी के कारण, ये कौन सी थ्योरी में ये बताता है कि बह के आए एक जगह सेटल डाउन हो गए। दो थ्योरी है, एक होता है ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी, एंड दूसरा है इनसीटू थ्योरी। इंसिटू थ्योरी और ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या होता है, ड्रिफ्ट थ्योरी मतलब कि आपका एक जगह से दूसरी जगह पेड़ पौधे बह के आए और यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। इंसिटू थ्योरी क्या हो जाता है कि यार मेरा पेड़ पौधा यहाँ पे था, यहाँ पे सरफेस में मेरा पेड़ पौधा था, धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ा और ये पेड़ पौधा वहीं पे जो है तो डूब गया, ठीक है। फिर डूब गया, ये यहीं पे गिर गया बेचारा, यहीं पे ऐसे गिर गया, ठीक है, गिर गया। फिर इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर आ गई, फिर उसके बाद उसके ऊपर फिर पेड़ पौधे उगे, ठीक है। फिर वो पानी के नीचे डूबा, फिर वो गिर गया, फिर वो गिर गया, फिर इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर आ गई, है ना। तो इस टाइप से जो होता है ये होता है इंसिटू थ्योरी और ये होता है ड्रिफ्ट थ्योरी। यहां तक क्लियर है। टिंग 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 टिंग। चलो
आगे देखते हैं। 4 क्वेश्चन ही हुए, इतना स्लो चलेंगे जी, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ तो इसको लुपुर झुपुर कर दें। ये देखो, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। देखो क्या टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं मैं, और कुछ सीख रहा हूं, आप ही लोगों से सीखता हूं। ग्राहम्स रेशियो किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ग्राहम्स रेशियो बेसिकली हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम, या फिर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन ऑक्सीजन कंज्यूम, या फिर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम प्रोड्यूस्ड अपॉन नाइट्रोजन गैस कंज्यूम, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है तो ग्राहम्स रेशियो में किसको डालते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्रोड्यूस्ड। देख लेते हैं, ये देखिए ये जब लुपुर जुपुर कर रहा है मतलब यही आंसर है, CO प्रोड्यूस्ड अपॉन O2 कंज्यूम्ड इनटू 100 अगर निकाल लेंगे तो परसेंटेज में आंसर आपका जो है तो आ जाएगा। ठीक है, इंटू 100 अगर कर लेंगे तो परसेंटेज में आंसर आपका आ जाएगा। अच्छा, ग्राहम्स रेशियो को दूसरा क्या नाम से भी बुला सकते हैं? अगर क्वेश्चन में उस नाम से दे दिया तो क्या कहेंगे? या फिर ये बताइए, एक टर्म ये बताइए, डेफिशिएंसी रेशियो किसे कहते हैं? डेफिशिएंसी रेशियो किसे कहते हैं? और ग्राहम्स रेशियो कितने दिन में एक बार पता करा जाता है? ग्राहम्स रेशियो नॉर्मल कंडीशन में कितने दिन में एक बार पता किया जाएगा? वेरी गुड, स्पॉन्टेनियस हीटिंग को बताता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 30 डेज है ना। तो आपका 30 डेज में एक बार हम ग्राहम्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ग्राहम्स रेशियो को, ग्राहम्स इंडेक्स तो ठीक है, इसको डेफिशिएंसी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको एग्जाम में कभी डेफिशिएंसी रेशियो क्वेश्चन दे दिया तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ग्राहम्स की स्पेलिंग गलत है यार, तेरी गलत लिख दिया, कोई नहीं। तो इसको डेफिशिएंसी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डेफिशिएंसी रेशियो और कुछ नहीं, ग्राहम्स रेशियो को ही डेफिशिएंसी रेशियो बोलते हैं। इसका मेन इस्तेमाल कहां होता है? जैसा कि बताया गया आप लोगों के द्वारा कि इसका इस्तेमाल होता है स्पॉन्टेनियस हीटिंग पता करने के लिए। स्पॉन्टेनियस हीटिंग पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, माइंस में स्वतः आग लग रही है कि नहीं लग रही है? परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन गैसी सीम ऑफ द सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री की माइंस में, सेकेंड डिग्री की गैसी सीम्स में इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज कितना होता है? सेकेंड डिग्री की गैसी सीम्स में इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज जो है तो कितना होता है? एक 1%, 1% से कम, 0.1% से ज्यादा, या फिर नन ऑफ दीज? मेरी कॉपी कहां गई? कोई चोरी कर लिया। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इसकी थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं रेगुलेशन के हिसाब से कि फर्स्ट डिग्री की गैसी सीम में, फर्स्ट डिग्री, देखिए मैं आपका थोड़ा थोड़ा ना रिवीजन कराते चल रहा हूं, अगर
दिक्कत होगा तो बताइएगा, नहीं करना होगा तो बताइएगा, मैं नहीं करवाऊंगा फटाफट, फिर मैं क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के सुना दूंगा, ठीक है। फर्स्ट डिग्री गैसीय सीम में क्या बोलता है, देखिए कंडीशन याद रखिए, बहुत छोटी सी चीज है ना, आपको याद रखने में अगर दिक्कत जाती हो तो बस इतनी सी चीज याद रखिए, जो नए लोग हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको तो मतलब अलग ही लेवल है, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए खिलाड़ी उनको थोड़ा याद रखने के लिए होता है कि आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर में, जनरल बॉडी ऑफ एयर में देखिए दो चीजें चलती हैं इसमें, एक सेकंड मिटा दूं, इरेज ऑल लिंक। आपका एक आता है जनरल बॉडी ऑफ एयर, ठीक है, और एक होता है रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन, एमिशन ऑन पर टन प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें आपका ये इस टाइप से पूरा बना सकते हो टेबल बेहतरीन तरीके से। तो फर्स्ट डिग्री की गैसीय सीम में क्या होता है, आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर में इन्फ्लेमेबल गैस का जो परसेंटेज होता है वो लेस देन है 0.1%, ठीक है, और जो प्रोडक्शन होता है लेस देन 1 क्यूबिक मीटर। सेकेंड डिग्री की हो जाती है, सेकेंड डिग्री में क्या हो जाता है आपका मोर देन 0.1%, 0.1% एंड बिटवीन, प्रोडक्शन के बेसिस पे अगर देखें तो बिटवीन 1 क्यूबिक मीटर टू 10 क्यूबिक मीटर आपका रेट ऑफ एमिशन होता है। और थर्ड डिग्री की गैसीय सीम की अगर हम बात करें, थर्ड डिग्री की गैसीय सीम की अगर हम बात करें तो इसमें रेट ऑफ एमिशन बस बचता है जो कि मोर देन 10 क्यूबिक मीटर आपका रेट ऑफ एमिशन होता है, ठीक है। तो इतना शॉर्ट में अगर आप याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा, बहुत छोटी सी चीज है, बट लोग बाग कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें, जब एक कोई पूछ लेता है हड़बड़ा जाते हैं अपन। आगे है क्वेश्चन जनरल बॉडी ऑफ एयर का, आगे बताएंगे, अभी टेंशन नहीं लेने का यार, अपन धीरे धीरे सब देख रहे हैं, जब ये देख रहे हैं ना तो मैं एक एक चीज आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। अब आती बात, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अरे उसको लुपुर झुपुर नहीं किए जी, हाँ थोड़ा यूट्यूब में भी जाएगा ना ये वीडियो तो बनना चाहिए ना, लगना चाहिए हाँ स्टैंडर्ड वाली बातें कर रहे हैं यहाँ पे। चलो स्टैंडर्ड वाला पीपीटी तैयार होता है बेहतरीन सा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि बोलता है गोफ इन रिलेशन टू बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल वर्किंग मीन्स अ प्लेस एज। बोर्ड एंड पिलर या फिर लॉन्ग वॉल वर्किंग में गोफ को, मतलब बोर्ड एंड पिलर वर्किंग या लॉन्ग वॉल वर्किंग में गोफ जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसका मतलब क्या होता है। कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड की मतलब वहां से कोयला निकाला जा चुका है ना, और वो एक वर्किंग प्लेस नहीं है, या फिर वहां से कोयला तो निकाला जा चुका है लेकिन वो अभी भी एक वर्किंग प्लेस है, या फिर जहां से कोयला अब लगभग लगभग हम निकाल चुके हैं, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला है कोयले निकालने की प्रोसेस, या फिर वहां पे लोगों का आना जाना जो है तो लॉफुल है, मतलब कि कोई भी आ जा सकता है, ऐसी जगह जहां पे लोग बाग आसानी से आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, टहल सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, नहीं वो नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह को गोफ कहा जाएगा क्या। तो सही जवाब देने वाले को शाबाशी मिलेगी।
चलो, तो इसका करेक्ट आंसर चेक करें, चेक करते हैं क्या है। Oh my God. Option number A is the right answer. Coal has been extracted but now not a working place. ये तो मैं अपने CMR के लेक्चर में जो भी देखे होंगे उनको बहुत अच्छे से बताया हूं कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर एकदम शॉर्ट में भी पूछ ले कि गोफ क्या एक वर्किंग प्लेस है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो हमें एक कंफ्यूजन होता है, हमें एक कंफ्यूजन होता है कि यार ये तो पढ़े ही नहीं। हाँ, लेकिन उसमें लाइन में आखिरी में दिया है कि गोफ इज नॉट अ वर्किंग प्लेस, ये एक वर्किंग प्लेस नहीं है। आपको ये तो पता है कि कोयला एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये सबको पता है, लेकिन कब जब जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जो पहली बार रेगुलेशन पढ़ते हैं, वो लोग तो ये चीज ध्यान पे भी नहीं देते कि गोफ एक वर्किंग प्लेस नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें जनरल बॉडी ऑफ एयर की, जनरल बॉडी ऑफ एयर की अगर हम बात करें, तो माइंस का, किसी भी कोल सीम का जो जनरल एटमॉस्फेयर होता है, किसी भी कोल सीम का जो जनरल एटमॉस्फेयर होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल बॉडी ऑफ एयर बोलते हैं। अब यहां पर आपका रूफ कैविटीज में, रूफ कैविटीज में जो हवा होती है वो भी आपका जनरल बॉडी ऑफ एयर में आती है। क्योंकि देखिए क्या कहना क्या चाहता हूं मैं, कि अगर मान लीजिए ये आपकी कोलसीम है, यहां पे हवा भरी हुई है, हवा चल रही है बेहतरीन, है ना, तो मंद मंद हवा चल रही है मुस्कुराते हुए, है ना। अब मान लीजिए यहां पे कोई क्रैक है, यहां पे कोई क्रैक है, कैविटीज है, कुछ भी है ना, तो इसमें जो हवा है, इसमें जो हवा भरी हुई है, ये भी आपका जनरल बॉडी ऑफ एटमॉस्फेयर में इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर आप कोई होल, ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा कि जो ये तो इंक्लूडेड है, रूफ कैविटीज में जो हवा है वो तो इंक्लूडेड है, लेकिन कौन से कैविटी, कहां की हवा इंक्लूड नहीं करते हैं, जो आपका सील्ड ऑफ एरिया में होता है हवा। बस दो पॉइंट याद रखिएगा, सील्ड ऑफ एरिया वाली हवा को हम इंक्लूड नहीं करते इसमें, और दूसरी कौन सी जगह की हवा को इंक्लूड नहीं करते, बोरहोल्स में। ठीक है, जो बोरहोल आप ड्रिल करते हो उस जगह की हवा को भी अपन इंक्लूड नहीं करते हैं जनरल बॉडी ऑफ एयर में। या एडजेसेंट स्ट्राटा में, कोयले में, कहीं पर भी अगर आप बोरहोल ड्रिल करते हो, तो रूफ में भी जो बोरहोल ड्रिल करते हो उसको भी हम जनरल बॉडी ऑफ एयर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो लुपुर जुपुर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन आसान है, इसमें तो कुछ बताने जैसा है नहीं, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं। तो आपका नया कोल माइंस रेगुलेशन जो है तो कब से लागू हुआ, मार्च 2017, नवंबर 2017, नवंबर 2016, मार्च 2018, तो कब से लागू हुआ। चलिए, तो कंप्यूटर जी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ओ माय गॉड, वेरी गुड। अगर इसका यूज ना करे, मैं इसका यूज करता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया कोल सीम इज टर्म्ड एज थिक सीम व्हेन इट्स थिकनेस इज इक्वल टू और मोर देन डैश मीटर। ओ माय गॉड, यहाँ पे इंडिया में कौन सी सीम को थिक सीम कहा जाएगा, कौन सी, कितनी थिकनेस की सीम को थिक सीम कहा जाएगा। तो 2.8 मीटर की थिकनेस की कोल सीम को थिक सीम कहा जाएगा, है ना। मतलब कि कितनी थिकनेस की कोल सीम को थिक सीम कहा जाएगा, 2.8 मीटर या 3.6 मीटर या 4.2 मीटर या 4.5 मीटर। डी, वेरी गुड।
तो 4.5 मीटर की से ज्यादा की थिकनेस की सीम, 4.5 मीटर के से ज्यादा थिकनेस की सीम को हम क्या बोलते हैं? हम थिक सीम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट फिगर डिपिक्टिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटिन्यूअस सीम्स इन बोर्ड एंड पिलर वर्किंग इज इंडिकेटेड बाय। अब देखिए यहाँ पे ना आपको 4 फिगर्स दी हुए, ए बी सी डी दिया हुआ है। अब इसमें आपको जो है तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मतलब मेथड ऑफ वर्किंग है, मतलब कि आपकी कोल सीम नंबर 1, कोल सीम नंबर 2, ऐसे इसमें भी 1 2 दो सीम्स है ना, एक अपर सीम एक लोअर सीम। अब इन दोनों सीम्स में काम चल रहा है, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा काम है जिसको अपन बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस सीम्स में काम हो रहा है बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में। ठीक है, तो आपको बताना है। नींद आ रही है, इतनी ठंडी में उठा देते हो यार। हाँ, तो आपका देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आपका जो पार्टिंग है, दो सीम्स के बीच की जो पार्टिंग है वो 10 मीटर है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वर्ड बोला मतलब होना चाहिए कंटिन्यूअस सीम्स होनी चाहिए, तो 9 मीटर से कम की पार्टिंग होती, 9 मीटर ही उससे कम की पार्टिंग, तो ये तो नहीं है कंटिन्यूअस सीम। अब एक कंटिन्यूअस, अब पार्टिंग के बेसिस पे देख रहे हैं तो ये 8 मीटर है, तो ये है कंटिन्यूअस सीम, ये कंटिन्यूअस सीम है। ठीक है, इसमें देखो इसमें भी पार्टिंग 10 मीटर, तो ये भी कंटिन्यूअस सीम नहीं है, और ये कंटिन्यूअस सीम है, इसमें 8 मीटर की पार्टिंग है आपकी। ठीक है, तो बचे ऑप्शन नंबर सी एंड डी, नहीं बी एंड सी, बी एंड सी बचे, ये दोनों ऑप्शन बचे आपके। अब इसमें देखिए कि कैसे वर्किंग किया जा रहा है, ये आपका रोडवे है, या फिर गैलरी बोल लो, कुछ बोल लो। अब आपका क्या कंडीशन क्या बोल के रखा है, रेगुलेशन आखिर क्या डेफिनेशन दे के रखा है? रेगुलेशन तो ये बोलता है कि आपका दो सीम्स में काम ऐसे करना चाहिए कि एक पिलर दूसरे पिलर के जस्ट ऊपर न नीचे हो। यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पे तो गैलरी के ऊपर पिलर है ना, यहाँ भी गैलरी के ऊपर पिलर है, यहाँ भी गैलरी के नीचे पिलर है, तो ये इस टाइप का काम तो बोला ही नहीं है ना। उसने क्या बोला है रेगुलेशन में कि यार आप कॉइंसाइड करो, मतलब कि ये जस्ट एक दूसरे के नीचे होनी चाहिए, गैलरी गैलरी के नीचे, पिलर पिलर के नीचे। ठीक है, पिलर एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए, तो ये तो नहीं है। अब ये आंसर नहीं है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि कंटिन्यूअस वर्किंग भी है, उसके साथ ही यहां पर कोइंसाइड भी कर रहे हैं। रेगुलेशन नंबर 118। Once the pillar extraction is commenced, the splitting of the pillars may be done up to dash pillars ahead of the pillar is under extraction। अच्छा, अब ये बताइए, पहले तो ये बताइए कौन से रेगुलेशन से पूछ रहा है, ये कौन से रेगुलेशन से पूछ रहा है? मेरी पूरी बुक फट गई रेगुलेशन की, इतना पढ़ लिया। पहली बार पढ़े हैं कहा सर? हाँ यार, मैं आज तक इतना ना पढ़ा। बताइए। वेरी गुड। अच्छा, जब काम चालू होने का तब 4, ऐसा है? ओ माय गॉड।
सूरज 112 है, ध्यान रखे। चलो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 2 पिलर्स। ठीक है, अब देखिए आखिर ये 2 और 4 में कंफ्यूजन जो होता है ना, उसको क्लियर रखो हमेशा। रेगुलेशन नंबर 112, डिप्लरिंग ऑपरेशन। ठीक है, डिप्लरिंग ऑपरेशन। अब डिप्लरिंग ऑपरेशन में आपका ध्यान में रखने वाली बात यह है देखो यहां पे क्या बोलता है, डिप्लरिंग करना है। मान लीजिए जस्ट सपोज मेरे ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट लेता हूं, ठीक है, ये मेरा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट। अब मुझे यहां पे एक पिलर है, इसका मुझे एक्सट्रैक्शन का, इस टाइप से पिलर्स बने हुए हैं। मंझे हुए खिलाड़ियों के लिए नहीं है ये, जो बता रहा हूं। जो नए खिलाड़ी हैं मैदान में या अभी अभी उतरे हैं, ये सब डाटा उनके लिए है मेरे हिसाब से, क्योंकि मंझे हुए खिलाड़ी बोलेंगे अरे क्या बता रहे हो सर जी, ये सब तो हम पता नहीं हजारों बार पढ़ चुके होंगे। रुक जाओ यार, डायग्राम बना लेने दो। चलो हाँ देखो, अब मुझे इस पिलर से स्टार्ट करना है, इसका एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, मुझे इस पिलर का एक्सट्रैक्शन करना है। मैंने इसका एक्सट्रैक्शन चालू किया, ध्यान से सुनिएगा रेगुलेशन क्या कहता है। कि आपका बोलता है दो तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाता है इसमें, दो तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाता है। कि बोलता है कि यार जिस पिलर में आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, जिस पिलर में आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो उससे 2 पिलर आगे तक जो है तो आप और भी पिलर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, डिप्लरिंग ऑपरेशन चालू रख सकते हो। लेकिन 2 पिलर तक के दूरी तक, मतलब कि यहां तक मैक्सिमम इतनी दूर तक है ना, आप जितने भी पिलर पड़े उन सभी का एक्सट्रैक्शन कर लो। तो ठीक है, मैं इतनी दूरी तक जितने भी पिलर पड़ते हैं उन सभी का एक्सट्रैक्शन कर लेता हूं। तो उन सभी का एक्सट्रैक्शन जब मैं करता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बहुत सारे पिलर्स का एक्सट्रैक्शन कर लूंगा। मैं इसका भी करूंगा, इसका भी करूंगा, इसका भी करूंगा, इसका भी करूंगा, इसका भी करूंगा। कितने पिलर्स हो गए, 5 पिलर हो गए। हो सकता है मैं इनको भी उसी के अंदर डाल दूं, 6 7 7 पिलर्स का एक साथ एक्सट्रैक्शन करोगे, कितना बड़ा गोफ एरिया एक बार में क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक आपका क्या डाला, क्या डाला यहां पर आपका एक रेस्ट्रिक्शन डाला कि मैक्सिमम जो आप स्टार्टिंग में जब एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करते हो तो मैक्सिमम आप कितने पिलर्स को एक बार में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, 4। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई 6 7 पिलर एक साथ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कि इसमें क्या होता है ना, एक खतरा जनरेट होता है कि बहुत सारे पिलर्स को एक साथ एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने पिलर्स आप एक्सट्रैक्ट करोगे, 4। मान लीजिए 4 यहीं के हो गए छोटे छोटे। ठीक है, इसके बाहर का अपन ने नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि 2 मीटर की दो पिलर्स की दूरी तक तो बहुत सारे पिलर्स भी आ सकते हैं। तो उन बहुत सारे पिलर्स को एक्सट्रैक्ट न करके हमें एक लिमिटेशन दिया, एक और कैपिंग लगा दी कि आप जो है तो एक तो दो दो पिलर क्यों बोला गया, कि 2 पिलर की दूरी तक, जिस पिलर में चल रहा है एक्सट्रैक्शन उससे 2 पिलर की दूरी तक आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कोई भी कहीं भी एक्सट्रैक्शन ना कर दे। अगर कोई ये लिख देता रेगुलेशन में
कि आप मैक्सिमम 4 पिलर एक बार में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक कोई यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करता, कोई यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करता, कोई यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करता। तो उसने क्या किया, इन सभी को समेट के बोला कि भाई जो पिलर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उससे 2 पिलर की दूरी तक करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। फिर बोला कि यार अब 2 पिलर की दूरी तक में तो बहुत सारे पिलर्स आ जाते हैं, तो एक और कैपिंग लगाया कि आप मैक्सिमम 4 पिलर्स करिए एक बार में एक्सट्रैक्ट। तो समझ में आया क्या? क्या है सर यार, क्या जोक मार दिया मैं, माय गॉड। अरे रे। चलो आगे देखते हैं। शटल कार्स आर द ट्रांसपोर्टिंग मीडिया फॉर लॉन्ग वॉल, बोर्ड एंड पिलर, ओपन कास्ट, हाइड्रोलिक माइनिंग। शटल कार्स का इस्तेमाल कौन से माइनिंग मेथड में होता है, यूज होता है? ठीक है, शटल कार कौन से माइनिंग मेथड में एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम यूज होता है? लॉन्ग वॉल में, बोर्ड एंड पिलर में, ओपन कास्ट में, कि हाइड्रोलिक माइनिंग में? लुपुर झुपुर कर रहा है हमारा बोर्ड एंड पिलर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा बोर्ड एंड पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़तड़ाते हुए फॉर वर्किंग इन मोर देन वन सेक्शन इन एनी सीम और वर्किंग इन टू सीम्स लाइंग विद इन डैश मीटर ऑफ ईच अदर प्रायर परमिशन ऑफ सीआईएम इज नेसेसरी। इसका आंसर तो आपको पता ही है ना? रेगुलेशन नंबर 118। बड़े क्वेश्चन बनते हैं ना 118 से। 118 से तो क्या बताऊं, इतने क्वेश्चन बन जाए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए, तो दो सीम्स जो कि एक दूसरे के ऊपर नीचे, उनमें अगर आपको काम करना है ना, तो उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन उन दो सीम्स के बीच की जो है तो बीच की दूरी जो है तो कितनी होने पर हमें चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है? 15 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर या 20 मीटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखें देखें, ओ माय गॉड, 9 मीटर। तो 9 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, यहां पे रीजनल इंस्पेक्टर में किसी को कंफ्यूजन है? रीजनल इंस्पेक्टर होगा? रीजनल इंस्पेक्टर होगा क्या यहाँ पे? अच्छा बताइए, रीजनल इंस्पेक्टर होगा क्या यहाँ पे? यस और नो, यस और नो, यस और नो। बिल्कुल सही जवाब, नहीं होगा। क्वेश्चन गलत दिया था आपका, यहाँ मैं सही किया हूं इसको। ये जो आपका क्वेश्चन था आपके जो टेस्ट में आया है, मॉक टेस्ट में, उसमें आरआईएम था, तो यहाँ रीजनल इंस्पेक्टर नहीं होगा। तो भूल के भी यहाँ पे कभी भी याद रखिए कि कंटिन्यूअस वर्किंग में परमिशन के लिए हमें चीफ इंस्पेक्टर बस की परमिशन के बारे में लिखा है, रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, लो, किसी का भी एक सवाल था कमेंट सेक्शन में, तो उसी के सवाल का जवाब आ गया बेहतरीन तरीके से। पिलर्स इनटू कंटीन्यूअस सीम्स और सेक्शन शैल एज फार एज पॉसिबल बी वर्टिकली कोइंसाइडेड बट नॉट व्हेन द स्ट्रैटा आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ मोर देन, ओ माय गॉड। मतलब दो कंटिन्यूअस वर्किंग में बोलता है, दो कंटिन्यूअस वर्किंग में या सेक्शन सीम्स या सेक्शन में बोलता है कि भैया पिलर जो है आपस में कोइंसाइड होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली फोटो में दिखाया था, उसमें बोला था कि भैया आपका वर्टिकली कोइंसाइड होना चाहिए, मतलब पिलर्स एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए, गैलरी एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए, इस तरीके से काम करना है। लेकिन ये रेगुलेशन,
ठीक है, ये रेगुलेशन कहां पे अप्लाई नहीं होता है, किस कंडीशन में अप्लाई नहीं होता है, कि जब आपका स्ट्राटा का इंक्लिनेशन किसी एंगल पे है या फिर उस एंगल से अगर ज्यादा है, उतने एंगल से अगर ज्यादा है, तो उस केस में आपको छूट दे दिया कि हो सकता है वर्टिकल इंक्लिनेशन ना होने पाए। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक सीम और सेक्शन हो गया, ठीक है, और ये मेरा दूसरा सीम और सेक्शन, सीम या फिर सेक्शन हो गया, ठीक। अब मैं यहां पे इसमें पिलर, यहां पे गैलरी बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे गैलरी बना रहा हूं, ये आपका कोयला भरा है, ये आपका कोयला भरा है, यहाँ पे भी कोयला भरा है। मतलब बड़ा स्लो चल रहा है ना। अब देखिए मैंने कोइंसाइड करने की कोशिश तो की, ठीक है, कोइंसाइड करने की कोशिश तो की, लेकिन हो सकता है मेरा कोइंसाइड ना करे, है ना। अब देखिए ये जस्ट इसके नीचे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन अलग होगा। जरूरी थोड़ी है कि भाई दोनों एकदम एकदम बराबर इंक्लिनेशन पे हो, क्या पता ये कुछ और इंक्लिनेशन पे है, क्या पता ये कुछ और इंक्लिनेशन पे। चलिए जनरल ले लेते हैं, ये 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है और ये आपका जो है तो 45 डिग्री के इंक्लिनेशन में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है, अलग अलग इंक्लिनेशन है इनका, ठीक है, अलग अलग इंक्लिनेशन है, हॉरिजॉन्टल से बोला है। तो हो सकता है उस केस में कोइंसाइड ना करे, एक दूसरे के ऊपर या नीचे ना आए, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे ना आए। ये देखिए मुझे लाइन थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ रही है, अगर एकदम सीधा आता तो यहाँ पे आता, ये इसके ऊपर आ रहा है अगर देखें तो, ठीक है। तो ये चीज जो है, इसी चीज को बोलता है कि अगर इतने से ज्यादा एंगल हुआ तो आपको जो है तो वर्टिकली कोइंसाइड नहीं कराने की जरूरत है पिलर्स को, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री से ज्यादा का इंक्लिनेशन होने पर कंटिन्यूअस सीम्स को, अगर 30 डिग्री से ज्यादा का इंक्लिनेशन है तो उस केस में आपको जो है तो स्ट्राटा का इंक्लिनेशन अगर 30 डिग्री से ज्यादा का है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो है तो क्या करना है, क्या करना है, कोइंसाइड नहीं करवाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि बोलता है हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल कौन सा है, कौन सा कोयला सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड का है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या फिर कार्बोनेशियस मैटर। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या फिर कार्बोनेशियस मैटर। तुन, 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 ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल, ठीक है, सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो कोयले का होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ये सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है, इसमें कार्बन कंटेंट अच्छा खासा होता है, कार्बन का परसेंटेज अच्छा खासा होता है, ठीक है। मिसफायर होने पर अंडरग्राउंड कोल माइंस में रिलीविंग होल जो है तो कितनी दूरी पर मारा जाता है। रेगुलेशन नंबर, रेगुलेशन नंबर बताएं, रेगुलेशन नंबर फटाक से।
205 4 1992 192। चलो, रेगुलेशन नंबर 204। रेगुलेशन नंबर 204 बोलता है, मिस फायर्स के बारे में इसमें बात करता है। मिस फायर्स इसमें क्या बोलता है कि आपका जब भी ब्लास्टिंग करते हो, इलेक्ट्रिकली शॉर्ट फायरिंग जब भी करते हो, तो अगले 5 मिनट तक फायरिंग करने के बाद अगले 5 मिनट तक कोई भी वहां पे वर्किंग प्लेस में नहीं जाएगा, मतलब कि जहां पे आपने ब्लास्टिंग किया वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है। फिर और जो है तो मतलब कि आप जब अगले 5 मिनट तक, लेकिन ये 5 मिनट का टाइमिंग कहां से स्टार्ट होता है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये 5 मिनट का टाइमिंग कहां से स्टार्ट होता है? ब्लास्टिंग करने के जस्ट बाद 5 मिनट का टाइमिंग स्टार्ट होने की बात कर रहा है, या किसी और चीज के बाद? तो किसी और चीज के बाद बोल रहा है कि आपने ब्लास्टिंग किया, उसके बाद जब आप केबल को डिस्कनेक्ट कर देते हो, शॉर्ट फायरिंग केबल को जब आप एक्सप्लोडर से डिस्कनेक्ट कर देते हो, उसके बाद 5 मिनट की बात कर रहा है, उसके बाद 5 मिनट तक, अगले 5 मिनट तक कोई भी बंदा जो है तो ब्लास्टिंग वाली जगह पे नहीं जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मिस फायर होता है तो बोलता है कि उस जगह को पूरी तरह से फेंसिंग कर दीजिए। ठीक है। ओपन कास्ट वर्किंग के केस में क्या बोलता है, जहां भी मिस फायर होता है वहां पे लाल कलर की झंडी लगा दीजिए, रेड फ्लैग वगैरह से आप मार्किंग कर दीजिए। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे करने को बोलता है। तो अंडरग्राउंड में फेंसिंग करने को बोलता है, ओपन कास्ट में रेड फ्लैग से मार्क करने को बोलता है। ठीक है। और उसी होल में, जिस होल में मिसफायर हुआ है, उसी होल में दोबारा से आप जो है तो एक्सप्लोसिव डाल नहीं सकते, नहीं डालेंगे। ठीक है। और ब्लास्टिंग कर देंगे, नहीं ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। साइड में एक होल मारना है कुछ दूरी पर, वो दूरी पूछ रहा है, वो दूरी पूछ रहा है ना, जिसे हम बोलते हैं रिलीविंग होल। तो वो दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। 30 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आप जो है तो एक रिलीविंग होल मारेंगे, और फिर उसके साथ बाकी बगल वाला भी उड़ जाएगा। जब वो रिलीविंग होल उड़ेगा तो बगल वाला भी होल अपने आप उड़ जाएगा। ठीक है। अबैंडन वर्किंग, ओ माय गॉड, डेफिनेशन से पहुंच गया। अबैंडन वर्किंग क्या है? क्या है अबैंडन वर्किंग? अबैंडन वर्किंग, जहां पर काम टेम्परेली स्टॉप हो चुका है ना, या फिर जहां पे फ्यूचर में काम करने का मन नहीं है, यहां जहां पर काम किसी कारणवश रुक गया है, या फिर फ्यूचर में काम करने की इच्छा है। ठीक है। चार ऑप्शन, चारों का बता दिया हूं कि फ्यूचर में काम करने की इच्छा हो सकती है, या फिर काम किसी कारणवश रुक गया है, या फिर फ्यूचर में काम करने की इच्छा नहीं है, या फिर टेम्पररी बेसिस पे काम रुका हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली ऐसी वर्किंग जिसमें कि फ्यूचर में काम करने की हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है, इच्छा नहीं है कि अब उसमें दोबारा फ्यूचर में कोई काम करेंगे, ऐसी वर्किंग को हम क्या बोलते हैं? अबैंडन वर्किंग। इसीलिए उस जगह से कभी कभार ना अबैंडन माइन मीथेन निकाला जाता है, अबैंडन माइन मीथेन। ठीक है। क्योंकि वहां पे बहुत समय तक, बहुत लंबे समय से अब कोई वर्किंग तो होनी नहीं है, बंद है पूरा एरिया आपका, सील्ड ऑफ है। तो उस जगह से ना मीथेन का जो जनरेशन होता है वो अबैंडन माइन वर्किंग से ही, और मीथेन हम निकालते हैं, इसीलिए उसको अबैंडन माइन मीथेन भी कहा जाता है, जस्ट नेचुरल गैस का जब हम रिकवरी करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। डीप होल ब्लास्टिंग में होल डेप्थ कितनी होती है? 3 मीटर से कम, 3 मीटर से ज्यादा, 3 मीटर या 2 मीटर? डीप होल ब्लास्टिंग में होल की डेप्थ कितनी होती है? 3 मीटर से कम, 3 मीटर से ज्यादा, या 2 मीटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मीटर से अधिक। ठीक है। डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग किस चीज को बोलते हैं? जहां पर 3 मीटर या उससे अधिक का हम ड्रिलिंग करके होल्स को चार्जिंग करके उनको ब्लास्ट करते हैं, उस जगह पर हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग हो रहा है। ठीक है। रेगुलेशन नंबर बताइए, रेगुलेशन नंबर डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का। अरे रेगुलेशन नंबर क्या बताओगे, ये पूरा उसी से तो है, क्या बोलते हैं आपका
नहीं बस चलो बताओ, रेगुलेशन नंबर बताओ, आज बता ही तो दो। टू, टू, टू है डेफिनीशन, बिल्कुल डेफिनीशन में है, डेफिनीशन में दिया हुआ, छोटी सी चीज दी हुई डेफिनीशन में। क्या टाइम हो गया यार, 1 घंटा होने वाला है, ओ माय गॉड। कितने क्वेश्चन हो गए? 18। 20 क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है, कंप्लीट कर देते हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अंडरग्राउंड कोल माइंस में अगर इनफ्लेमेबल गैस नहीं पाई जाती है तो उस जगह, उस चीज को हम किस डिग्री ऑफ गैसीनेस में हम क्लासिफाई करते हैं? सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री या थर्ड डिग्री गैसी सीन में क्लासिफाई करते हैं, या क्लासिफिकेशन ही नहीं करते? जहां पे इनफ्लेमेबल गैस नहीं मिलती है अंडरग्राउंड कोल माइंस में, क्या उस जगह का हम क्लासिफिकेशन करते हैं या नहीं करते हैं? क्या हो गया यार, करते हैं तो, करते हैं तो, किसमें करते हैं, नहीं करते तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट डिग्री गैसी सीन में हम इसको करते हैं, ठीक है, क्लासीफाई। अगला है एचईएमएम डज नॉट इंक्लूड, एचईएमएम में क्या इंक्लूड नहीं है? ड्रिल मशीन जिसका डाया 60 mm से कम है, ठीक है, ऐसी ड्रिल मशीन जिसका डाया 50 mm से कम है, मतलब 60 mm की मतलब 60 mm का जिसका डाया है, ड्रिल बिट का डाया 60 mm है, उसको नहीं इंक्लूड करते हैं, या फिर जिसका ऐसी ड्रिल मशीन जिसका डाया 50 mm से कम है उसको नहीं इंक्लूड करते हैं एचईएमएम में, या फिर शॉवेल को नहीं इंक्लूड करते या ड्रैगलाइन को इंक्लूड नहीं करते? तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ड्रिल मशीन मतलब कि जिसमें कि एचईएमएम में इंक्लूडेड नहीं है, जो कि, तो कौन सी ऐसी चीज है? तो आपका रेगुलेशन में डेफिनेशन में बोलता है, एचईएमएम के डेफिनेशन में क्या बोलता है कि हैंड हेल्ड ड्रिल्स, हैंड हेल्ड ड्रिल्स और दूसरा आपका बोला है, क्या है करेक्ट आंसर वाला, 50 mm से कम डाया वाला, कम डाया का होल ड्रिल करने वाली मशीन, ड्रिल मशीन, 50 mm से कम डाया का होल ड्रिल करने वाली ड्रिल मशीन को हम एचईएमएम में इंक्लूड नहीं करते। किसको किसको एचईएमएम में इंक्लूड नहीं किया जाता? हैंड हेल्ड ड्रिल्स को, और 50 mm से कम डाया का होल ड्रिल करने वाली मशीन को, ड्रिल मशीन को हम एचईएमएम में इंक्लूड नहीं करते। शॉवेल, ड्रैग लाइन, ड्रिल मशीन ऑफ डाया 60 mm, ड्रिलिंग होल ऑफ डाया 60 mm, है ना, तो इनको हम इंक्लूड करते हैं एचईएमएम में, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं बंद करके फिर से चालू करता हूं, क्या है कि मुझे सेपरेट करने पड़ेंगे, एक एक घंटे के वीडियोस में मैं सेपरेट कर दूं तो मुझे आसानी रहेगी, ठीक है। तो बंद करके फिर से चालू करता हूं, दोबारा से रिज्वाइन मारना, ठीक, ओके। और जितने भी लोग हमारा YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अगले पार्ट में आपको बाकी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।